नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जब यहाँ पर अनिका अब यहाँ पर स्टेयरकेस में जब वो रानी अवंतिका से बात कर रही थी तभी वहाँ पर रोहित मारवा भी आ जाता है। रोहित मारवा जब वहाँ पर उन्हें देखता है तो कभी अवंतिका भी अब अपने ख्यालों में चली जाती है। तो इधर अब यहाँ पर रोहित और अनिका के बीच में भी यहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती हैं। अब इधर यहाँ पर अनिका अब सीधे ही अब यहाँ पर कभी अवंतिका से पूछती हैं कि जब आप जिंदा थी तो क्या आपको माँ से मिलने का कभी एक बार भी मन नहीं करता था? हाँ, उन्हें गले लगाने का, उनके सिर पर अपना प्यार से हाथ रखने का, उन्हें अपनी गोद में लेने का और जब वो बड़ी हो गई थी तो उन्हें संभालने का। उन्हें तो इतने सालों तक ये भी पता नहीं था कि उनकी माँ कौन है, क्योंकि वो तो वहाँ पर पार्वती को ही अपनी माँ समझ रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, क्योंकि पार्वती नानी माँ ने भी उनकी परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की है। लेकिन कितना अच्छा होता ना कि जब आप अपनी खुद की पैदा की हुई बेटी को इस तरह से प्यार करते, उसे इस तरह से पालती। इधर अनिका की ये बात सुनते ही कभी अवंतिका कहती है कि उसे दिव्यांशी ने बताया है कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि स्वाति को सच कहूँ तो इतने सालों से कुछ भी पता नहीं था। वो जब पेरिस आई है तो अब पेरिस में आने के बाद उसे दिव्यांशी ने ये सब बताया है। उसे दिव्यांशी को उसे ये सब बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे अब तक बस यही लगता था कि पार्वती मल्होत्रा ही उसकी माँ है। वैसे किंग कब तक उसे जिंदा रखने का प्लान बना रहे थे। हाँ, किंग कब तक उसे ऐसे ही जिंदा रख सकते हैं? वो बिल्कुल भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। अवंतिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कोई भी जवाब देती, क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि किंग उसे कब तक जिंदा रखने वाले थे। तो इधर अब रोहित कहता है, देखिए उनकी मौत किंग कैसे बता सकते हैं, क्योंकि इन सब की मौत तो आपने ही डिसाइड की थी ना कि इन सब की मौत आपके अकॉर्डिंग कैसे होनी है। इनफैक्ट उन सभी की मौत तो आपने तय की थी, तो अब तो आप ही उन्हें मौत के घाट उतार सकती है और हम सभी मिलकर आपके साथ हुए इस अन्याय का बदला ले रहे थे, क्योंकि हमने तो यही सोचा था कि जैसे आपने उनके लिए मौत डिसाइड की है हम उसी तरीके से उन सबको बारी बारी से मारेंगे। रोहित की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, उन सभी की मौत तो वैसे ही होगी जैसे कि तय समय में हमने पहले ही डिसाइड किया था। और हाँ, ये बदला सिर्फ मेरे साथ हुए अन्याय के साथ ही नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो ये बदला या फिर उनकी डिसाइड की हुई ये मौत, ये सब गुरुदेव की मौत का है। सही और गलत का है, क्योंकि उस समय गुरुदेव के साथ जो कुछ हुआ, मुझसे ज़्यादा अन्याय तो गुरुदेव के साथ हुआ है। और हाँ अनिका, देखो मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, रिया को अब तुम लोग मेरे पास छोड़ दो। रानी अवंतिका की ये बात सुनकर अब हैरानी से बस अनिका अवंतिका की तरफ ही देख रही थी कि आखिर इन सब बातों में अब रिया कहाँ से आ गई और वो क्यों रिया को यहाँ पर उनके साथ छोड़ दें। उसे अब इसलिए यहाँ पर अनिका को इस हैरानी में देखकर अब रानी अवंतिका कहती है, देखो इस वक्त अब रिया का मेरे साथ रहना बहुत ही ठीक है, क्योंकि अभी रिया को बहुत कुछ सिखाना है, क्योंकि तुम लोगों ने रिया को वो सब नहीं सिखाया जो एक उसे आगे चलकर रानी होने के लिए उसे आना चाहिए। अब यहाँ पर अवंतिका की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, लेकिन क्यों सिखाना है रिया को ये सब? वैसे भी राजमहल के लिए तो लतिका है ना, और वो तीनों बच्चे हैं हमारे, और हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से इन सब चीज़ों में फंसें। अनिका की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, देखो राजा और रानी के बच्चे उनके नहीं होते हैं, उन्हें प्रजा के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि तुम दोनों राजा और रानी हो, तो तुम्हारे बच्चों पर तुम्हारा इतना हक नहीं है, जबकि तुम्हारे से ज़्यादा हक यहाँ पर उनकी प्रजा का है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें ही यहाँ पर अपनी प्रजा को संभालना है। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें फिर से बता दूँ,
ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी नज़र तुम सब पर थी और आगे भी रहेगी। तुम्हें याद है अनिका, जब दमयंती देवी ने तुम्हें किडनैप करके अपने किले में कैद कर कर रख लिया था, तो जब तुम वहाँ पर उस किले से उनसे आज़ाद होकर तब भागी थी, तो उस समय तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा ने तुम्हें बचाया था। लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर सिर्फ स्वाति ही तुम्हें बचाने के लिए नहीं थी, वहाँ पर मैं भी थी। मेरी नज़र उस समय भी तुम्हारे ऊपर थी, और सच कहूँ तो मेरी उस समय भी तुम्हारे ऊपर थी, जब स्वाति ने, यानी खुद की मेरी बेटी ने तुम्हारी याददाश्त छीन ली थी। सच कहूँ अनिका, जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि तुम्हारी माँ का वो डिसीजन बहुत ही गलत था। स्वाति को तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी माँ जिंदा है और दुश्मन तुम्हारे तक ना पहुँचे, तो उस V16 पाउडर तक ना पहुँचे, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारी याददाश्त से मिटा दी। सच कहूँ तो स्वाति को ये सब नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं मानती हूँ कि उस समय माँ ने जो कुछ भी किया था वो गलत था, लेकिन सच तो ये है कि माँ को अब अपनी गलती का एहसास है। हालांकि उस समय वो ये बात नहीं सोच पाई होंगी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया था, मैंने उनकी आंखों में वो पश्चाताप देखा है। अनिका की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, वो गलती थी अनिका, अपनी ही बेटी का घर तोड़ने वाली थी वो, क्योंकि उन्होंने उस समय अचानक से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया और तुम्हारी याददाश्त छीन ली। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो सकता था, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि उसके फलस्वरूप जब तुम रोहित को भी भूल गई थी, तो तुम्हारा खुद का घर टूटने की कगार पर आ गया था। अगर तुम्हारा और रोहित का उस समय डिवोर्स हो जाता अनिका, तो शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि तुम क्या खो देती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, और जस्ट तुम्हारी याददाश्त जाने की वजह से तुम दोनों के बीच में न जाने कितने ही मनमुटाव आ गए थे। वैसे एक बात बताओ अनिका, इन 6 महीनों में तुम्हें अब अंदाजा तो हो ही गया होगा ना कि जब याददाश्त से जब कोई अपने को भूल जाता है तो कैसा फील होता है। उस समय जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी याददाश्त छीनी थी, तो उस समय रोहित को भी कैसा फील हो रहा होगा। इसलिए अब तुम जरा सोचो अनिका, अलेक्जेंडर और रिया ये दोनों तो तुम्हारे साथ ही थे ना अभी? हाँ, क्योंकि जब से पिछले 6 महीने से ये दोनों तुम्हारे साथ रह रहे थे। अब तुम सोचो कि किंग क्या कर सकते थे। अरे रोहित और तुम्हारे बच्चों के साथ, क्योंकि जब रोहित की याददाश्त चली गई तो किंग तुम सब के साथ कुछ भी कर सकते थे। अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि अलेक्जेंडर अपने बड़ी के साथ कितना खुश है। तो अगर किंग चाहते तो उस समय भी वो अलेक्जेंडर को तुमसे छीन सकते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर हर हाल में अपने बड़ी के साथ खुश रहना चाहता, क्योंकि वो अपने पैदा होने से 6 साल तक उसने अपने बड़ी को ही अपनी जिंदगी में देखा है। रानी अवंतिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, नानी माँ मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। इवन इन पिछले 6 महीनों में मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि आखिर मिस्टर मारवा जब हमें भूल चुके थे तो हम लोग क्या सोच रहे थे। इवन सच कहूँ तो मुझे बच्चों के लिए भी बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन माँ से जो एक गलती हो गई उसका पश्चाताप अब हम कितनी बार करेंगे। वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया था। एनीवे नानी माँ, छोड़ो अब इन सब बातों को। अभी आप मुझे ये बताओ कि मिस्टर मारवा के बालों में जो ये केमिकल लगा हुआ है, क्या इस केमिकल का हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ प्रोफेसर वांगापटू ने भी रोहित मारवा के बालों में लगे हुए उस केमिकल को पहचान लिया था, तो इधर जब रोहित यहाँ पर आया तो अब कविना अवंतिका जो कि एक खुद साइंटिस्ट थी, उन्होंने भी रोहित के बालों को देख लिया था कि उसके बालों में ये केमिकल लगा हुआ है। इसलिए अब अनिका इसी के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में ही यहाँ पर अवंतिका से बात करती है। इधर अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब कविना अवंतिका कहती है, बच्चों के डायमंड कहाँ है अनिका? क्योंकि अब वो इस केमिकल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं, बच्चों के डायमंड तो वो क्या है ना कि मारवा हाउस में बच्चों के क्लोन रह रहे हैं, ताकि किसी को भी कोई भी शक ना हो कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। इसलिए जो डायमंड उस
समय यशपाल अग्रवाल ने बच्चों के लिए दिए थे वो अभी बच्चों के क्लोन ने पहने हुए हैं, वो बच्चों के क्लोन के गले में ही हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब अवंतिका कहती है, अभी अभी तो सच कहूँ तो अनिका तुम सभी ने टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला हुआ है इस बात का, क्योंकि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और उन्हें कंफ्यूज करने के लिए सच कहूँ तो किंग ने भी सही सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि वो तीनों डायमंड वहाँ पर उनके क्लोन के गले में रहेंगे तो इससे दुश्मन भी यही सोचेंगे कि बच्चे तीनों ही मारवा हाउस में ही हैं, जबकि बच्चे तो यहाँ पर इस भीमेश्वरी गांव में रह रहे हैं। अब ये सुनते ही भी यहाँ पर रोहित कहता है, आप सच बताइए, क्या आपको सब कुछ पता है? रोहित की इस बात पर अब अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था अवंतिका को सबके बारे में अच्छी तरह से पता था। और अब यहाँ पर अवंतिका अनिका से कहती है, राजमहल की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किंग की ब्लड लाइन की ही नहीं है अनिका, वो मेरी ब्लड लाइन की भी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सालों से किंग ही यहाँ पर इस राजमहल को प्रोटेक्शन देते हुए आए हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की रानी मैं थी तो उसे प्रोटेक्ट करना मेरी ब्लड लाइन की भी जिम्मेदारी है, इसका मतलब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और ये कहते हुए ये भी यहाँ पर अवंतिका बूढ़ी अम्मा की तरफ देखने लगती है। इधर अवंतिका जैसे ही बूढ़ी अम्मा की तरफ देखती है तो बूढ़ी अम्मा उनके इशारे को साफ साफ समझ जाती है, और अब वो दोनों ही वहाँ से उठकर सीधा ही अब वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी उन सीढ़ियों से अब और भी नीचे उतरने लगती हैं। तो वहीं जैसे ही अब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी तो उन्हें जाता हुआ देखकर अब अनिका उन्हें रोकने ही वाली थी, क्योंकि अनिका को अभी भी अपने बहुत सारे सवालों के जवाब जानने थे। अनिका को इस तरह से उन्हें रोकता हुआ देख कर के तभी अब यहाँ पर रोहित अनिका के हाथ को पकड़ लेता है, और अब रोहित अनिका को रोकते हुए ही कहता है, अनिका अभी नहीं, देखो अभी उन्हें जाने दो। उन्होंने जो कुछ हमें बताना था वो अभी के लिए हमें बताकर चली गई हैं। अगर उन्हें आगे लगेगा कि उन्हें हमें बताना चाहिए तो वो हमें आगे भी बता देंगी, इसलिए अभी उन्हें रोकना सही नहीं होगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती हैं, लेकिन मिस्टर मारवा आखिर वो कहाँ जा रही हैं? इन सीढ़ियों की मंजिल कहाँ पर है? क्या ये सीढ़ियाँ कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही? अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, इसका जवाब तुम्हें नाना जी ही दे सकते हैं अनिका, मैं नहीं, क्योंकि उन्होंने ही इस मंदिर को बनवाया है। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आपने ठीक है, अगर ये सब बात है तो आप मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इतना सब कुछ होने के बाद आपने इसी गांव में ही आने का क्यों सोचा? क्योंकि जब पहले आप आर्यन के साथ अलग रहते थे तब तो वहाँ पर आप उसे अपने होटल पैराडाइज में लेकर रह रहे थे, तो इस बार आप उसे यहाँ पर लेकर क्यों आए? अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है, अनिका क्या एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस गांव में कोई टेक्नोलॉजी वर्क क्यों नहीं करती है? ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो ना अनिका कि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में हर एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, हर जगह नेटवर्क होता है, लेकिन इस गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी ना तो काम कर रही है ना यहाँ पर नेटवर्क होता है। सच कहूँ तो सिर्फ नेचर के साथ ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ है, नेचर के साथ ही इंसान का यहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ है। यहाँ बस इंसान ही रहता है जो नेचर को प्यार कर सकता है। रोहित की इस बात पर अब अनिका अब सच में अपने माथे पर हाथ रखकर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। अब अनिका को यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा था कि क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है तो शायद इसलिए दुश्मन उन तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो इसलिए ही शायद रोहित ने यहाँ पर आने का फैसला लिया है। तो इसलिए अनिका जब सीढ़ियों पर बैठती है तो वहीं अनिका को इस तरह से वहाँ पर बैठा हुआ देखकर अब रोहित भी अनिका के पास बगल में जाता है और उसके बगल में रोहित भी वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही इधर रोहित अब अनिका के पास बैठता है, अनिका जो कि सच बताऊं तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो थक चुकी थी इन सब चीज़ों से, तो अनिका भी यहाँ पर रोहित के कंधे पर अब अपना सिर रख लेती है। अनिका इस पल को न जाने कितने ही महीनों से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब हालांकि उसे एक सुकून था कि रोहित को सब कुछ याद है, इसलिए वो अपना सर रखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा आपने अपने मन को कितने अच्छे से कंट्रोल किया है ना, सच में मानना पड़ेगा।
और उस वक्त सच में आपके ऊपर क्या बीत रही होगी जब आपके खुद के बच्चे, आपकी खुद की बीवी आपके सामने होते हुए भी आप उन्हें अनदेखा कर रहे थे। क्या क्या बीत रही होगी आपके ऊपर, क्योंकि हम लोगों को तो बस यही लग रहा था कि आपकी याददाश्त चली गई है। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर मारवा कि आपके ऊपर क्या बीती होगी। सॉरी मिस्टर मारवा। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका देखो तुम ज़्यादा सोच रही हो, मेरे पास इस गांव में आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि बस एक यही गांव था जहां टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए मैं यहां पर अपने सवालों का जवाब जान सकता था और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, मैं नहीं चाहता था उन सब चीज़ों की वजह से दुश्मनों को हमारे बारे में सारा सब कुछ पता चले। वैसे क्या तुमने नानी माँ को उनका सच बता दिया है? रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, कहाँ नहीं मिस्टर मारवा, मैंने कोशिश की थी उन्हें सच बताने की, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ है। और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना। वैसे मानना पड़ेगा गुरुदेव को, उनके साइंस और टेक्नोलॉजी की उन्हें सच में कितनी ज़्यादा नॉलेज थी। उस समय में भी वो कितने अवेयर थे इन दोनों ही चीज़ों को लेकर। इसलिए तो सच कहूँ तो उन्होंने इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग स्थापित किया। अब यहाँ पर अनिका ने इस बात को भी कहना शुरू ही किया था इस शिवलिंग के बारे में कि यहाँ अब तभी रोहित अब जल्दी से अपने एक हाथ की उंगली को अब अनिका के होठों पर रख देता है। ये रोहित को इस तरह से उंगली रखता हुआ देखकर अब अनिका भी समझ जाती है कि उसे इस बात के आगे अभी अपनी कोई भी बात नहीं कहनी। तो इधर अब रोहित कहता है, हम अब कोई भी ऐसी बात अपने जहन में नहीं ला सकते हैं अनिका। तुम समझ रही हो ना कि क्यों हमें ये सब नहीं लाना। वैसे तुम्हें पता चला उस नकली चिराग के बारे में कि क्या, कौन है वो, क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल पाई? इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, देखिए मिस्टर मारवा, अभी उस नकली चिराग के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ डोंट वरी, मैंने एनी को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल जिन्हें चिराग हैंडल करता था वो एनी के ही पास पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब तक ये नकली चिराग यहाँ पर हमारे ऑफिस में हमारे साथ काम कर रहा है तो उसके हाथों में वो सब कॉन्फिडेंशियल डाटा उसके हाथों में लगे जो उसके हाथों नहीं जाना चाहिए। यू डोंट वरी अबाउट द कंपनी। वैसे आपको अपने प्रिंसेस की याद नहीं आती है क्या? अभी यहाँ पर फाइनली अनिका ने वो सवाल पूछ लिया था रोहित से, क्योंकि रोहित की तो रिया में जान बसती थी। हर दिन रोहित रिया को वहाँ पर मंदिर में भी देखता था, लेकिन वो देखकर भी उसे अनदेखा कर देता था। अनिका की इस बात पर अब यहाँ पर रोहित कहता है, सच पूछना चाहती हो अनिका? तो सच तो तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं उसे बहुत ही मिस करता हूँ। मैं उसे बस कहता नहीं हूँ। वो क्या है ना कि मेरी बेटी पीरामल रियासत की राजकुमारी बनने के काबिल है, और ये बात मैं साबित करके रहूँगा। अपनी बेटी के टैलेंट को बाहर लाना है तो उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी नानी का, क्योंकि मेरी छत्र छाया में मैं अपनी बेटी को और कमज़ोर अब नहीं बना सकता हूँ। मुझे एक बात समझ में आ गई, जब नाना जी के पैलेस में वहाँ पर रिया रह रही थी तो मैं उस वक्त भी तुम्हारी बात से इसलिए एग्री हुआ था, क्योंकि रिया को अब स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। वैसे अनिका, राहुल को ठीक होने में अब और कितना वक्त है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, 7 दिन बाद मिस्टर मारवा, क्योंकि एग्जैक्ट 7 दिन के बाद वो फूल खिल जाएगा। उसके खिलने का समय आ गया है, और अब मुझे लगता है कि एक बार फिर हमें जंग के लिए तैयार होना होगा। हमें वो फूल चाहिए ही होगा मिस्टर मारवा, क्योंकि अगर वो फूल हमारे हाथों में नहीं लगा तो शायद हम राहुल को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए राहुल को ठीक करने के लिए हमें बस जल्द से जल्द उस फूल को राहुल तक पहुंचाना है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, उम्मीद करता हूँ अनिका कि जब तक राहुल ठीक ना हो जाए तब तक वो इसी कंफ्यूजन में रहे कि होश में ना होते हुए भी रोहित मारवा का दिमाग कैसे चल सकता है, क्योंकि उन्होंने केमिकल यहाँ पर मेरे बालों में लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर
वो जो डायमंड है वो राहुल ने पहना हुआ है, इसलिए वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। ये सुनते ही अब अनिका रोहित को ही देख रही थी और अब वो कहती है, आपने किंग को अपने प्लान में कब और कैसे शामिल किया मिस्टर मारवा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्योंकि जो भी बातें हो रही है अब तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया है कि इस प्लान में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि किंग यानी कि नाना जी भी इसी प्लान में ही शामिल थे। अनिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो जहाँ पर रोहित और अनिका दोनों एक दूसरे से अब अपनी पिछली बातों के बारे में बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा मारवा अब यहाँ पर किंग के रूम में ही थी। तो वहीं किंग अभी अपने चेहरे के मास्क को निकाल देते हैं, क्योंकि आयशा की काफ़ी इच्छा हो रही थी कि वो इस मास्क के पीछे छिपे इस चेहरे को देखे। तो आज फाइनली किंग यहाँ पर अपने चेहरे के मास्क को निकालते हैं और अब यहाँ पर जो चेहरा आयशा के सामने आता है उसे देखने के बाद तो अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, ओ अब मुझे पता चल गया है। अब आपने जो सिलिकॉन मास्क रोहित के चेहरे का पहना हुआ है उसे हटा दीजिए। देखिए जो आपने ये मास्क पहना हुआ है ये सेम टू सेम रोहित के जैसा ही है, इसलिए हर बार बेवकूफ़ नहीं बनूंगी मैं। इसलिए मैं अब आपको जो कह रही हूँ आप मुझे अपना एग्जैक्ट फेस दिखाइए, ना कि आप मुझे रोहित का फेस दिखाएंगे। आयशा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर किंग मिरर में जब वो अपने चेहरे को देखते हैं तो अब अपने चेहरे को देखने के बाद अब किंग कहते हैं, रियली आयशा आज भी मैं रोहित जैसा ही यंग एंड हैंडसम दिखता हूँ क्या? वैसे कोई बता नहीं सकता है। सच कहूँ नाउ आई एम 85 प्लस और देखो मेरा चेहरा देखो बिल्कुल रोहित के जैसा दिख रहा है। किंग की ये बात सुनते ही तो बस अब आयशा फटी हुई आंखों से ही बस अब किंग को ही देख रही थी, क्योंकि जब किंग ने अपने मास्क को हटाया था तो उसे यहाँ पर रोहित का ही चेहरा दिखाई देता है। इसलिए रोहित के चेहरे को देखकर अब आयशा मारवा को लगता है कि यहाँ पर इन्होंने अभी भी रोहित के ही सिलिकॉन मास्क को पहना हुआ है। लेकिन जैसे ही किंग ने यह बात कही तो आयशा समझ जाती है और इधर वो अब अपने कदमों को किंग की तरफ बढ़ा देती है। और इधर जैसे ही आयशा मारवा किंग के सामने आती है तो वो बड़े ही ध्यान से अब किंग के चेहरे को देख रही थी। उनके फीचर्स रोहित के साथ पूरे के पूरे मैच हो रहे थे। जब वो यहाँ पर उनके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी तभी आयशा ने नोटिस किया कि किंग की आंखें बिल्कुल अलग है। इधर अब यहाँ पर आयशा अपने कांपते हुए हाथों को अब किंग के चेहरे के पास लेकर जाती है और किंग अब यहाँ पर आयशा मारवा से कहते हैं, देखो आयशा, मैं मानता हूँ कि तुमने अब तक मुझे रोहित के चेहरे के साथ ही देखा है। तुम्हारे लिए मुझ पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरा ही चेहरा है। आयशा की आंखों में भी यहाँ पर आंसू थे, क्योंकि शायद वो आज पहली बार अपने पापा को इस तरह से सामने देख रही थी कि तभी अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि रोहित आपके जैसा क्यों है? वो सेम टू सेम आपके जैसा भी कैसे दिखता है? क्योंकि वो अगर होता तो वो धनंजय के जैसा भी तो दिख सकता था। आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है आयशा, लेकिन हाँ, आज अगर तुम्हारे नाना जिंदा होते ना तो शायद वो कुछ तुम्हें बता पाते। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मेरे नाना अब मेरे नाना कौन थे, मुझे ये बताइए। अब उनकी इस बात पर अब किंग कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है। वैसे बहुत खड़ूस थे वो, मुझे बचपन से टॉर्चर किया था उन्होंने। किंग इधर यहाँ पर आयशा को सोफे पर बैठाते हुए ही अब अपने ड्रॉर से कुछ पुरानी तस्वीरों को निकालकर अब आयशा मारवा को दे देते हैं। इधर जब आयशा यहाँ पर उन तस्वीरों को देखती है तो इसे अब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि उन तस्वीरों में उसकी माँ के साथ रोहित ही है। इधर तस्वीरों को देखने के बाद अब आयशा मारवा कहती है, माँ ने कभी मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्यों माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया? क्योंकि अगर माँ चाहती तो वो मुझे ये सब कुछ बता सकती थी जो मुझे आज आपसे पता चल रहा है, और वो भी इतने सालों के बाद। आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, देखो आयशा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी आई थिंक प्रोटेक्शन के लिए ही किया है, और एक माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो सही ही करती है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया जाता। इधर ये कहते हुए किंग अब अपने मन में ही सोचते हैं कि उस नालायक ने मुझे अब तक नहीं बताया है कि उसे उस
बर्फीली पहाड़ियों से बचाकर किसने मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। वो यहाँ पर अभी भी रोहित के बारे में ही ये सोच रहा था, क्योंकि जब रोहित को वहाँ पर कैद कर रखा गया था तो उस समय उसे कुछ औरत ही बचाकर लाइफ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करती हैं। कौन थी वो दो औरतें? जहाँ एक तरफ किंग अब फिर से अपने उन्हीं सोच में चले जाते हैं कि तभी अब उसकी नज़र यहाँ पर कैलेंडर पर जाती है। अचानक से जैसे ही किंग की नज़र कैलेंडर पर जाती है तो अब उन्हें एहसास होता है कि अब सिर्फ 7 दिनों का और इंतज़ार है। अब हमें तैयारी करनी होगी, उस आइलैंड पर जंग छिड़ने वाली है। क्योंकि अब किंग को भी पता चल गया था कि जहाँ उन्हें इस फ्लावर राहुल को ठीक करने के लिए, जहाँ एक तरफ उन्हें इस फ्लावर की ज़रूरत थी तो वहीं दूसरी तरफ सूर्या को ठीक करने के लिए दुश्मनों को भी उस फ्लावर की ज़रूरत होगी। और अब तक तो दुश्मनों को भी उसके बारे में पता चल गया होगा, इसलिए अब फ्लावर को लेने के लिए वहाँ पर फिर से जंग लड़नी होगी। और वहीं जहाँ एक तरफ किंग अभी अपनी ही सोच में थे तो इधर वहीं पर दूसरी तरफ ब्लैक पैलेस में यहाँ पर राजेश्वर पीरामल अभी दिव्यांशी का हाथ खींचते हुए ला रहे थे। इधर देवराज गुलेरिया ने जब उन्हें इस तरह से दिव्यांशी को खींच कर लाते हुए देखा तो उन्हें अंदाजा लगा लिया था कि राजमहल में क्या हुआ होगा, क्योंकि राजेश्वर पीरामल और दिव्यांशी ये दोनों ही राजमहल में होने वाली उस राज्यसभा में गए हुए थे। इसलिए अब यहाँ पर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर दिव्यांशी ने वहाँ पर कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से राजेश्वर पीरामल उसे इस तरह से खींच रहे हैं। वो अब यहाँ पर अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये औरत कभी भी नहीं सुधरेगी। अरे पहले भी रानी की पदवी के लिए इसने अपना ही नुकसान करती थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही कुछ करके आई होगी। इसके लिए तो वो अवंतिका ही ठीक थी। लगता है कि ये उसके हाथों ही मरेगी, क्योंकि जब तक ये मर नहीं जाती इसे कुछ भी नहीं सूझेगा कि ये कब क्या करती है, इसे कब क्या करना चाहिए। ये कहते हुए ही देवराज गुलेरिया अब यशपाल अग्रवाल के रूम की तरफ जाने लगता है तो वहीं इधर नीचे हॉल में यहाँ पर अब दिव्यांशी कहती है, आप खुद को समझते क्या हैं? मुझे रोका क्यों आपने? इधर दिव्यांशी ने जैसे ही राजेश्वर से ये सवाल किया तो अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, दोबारा किंग के कब्जे में जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे तुम्हें पता तो है ना, वो किंग राज्यसभा में हो या ना हो, उसकी नज़र हमेशा से ही वहाँ पर हो रही उस राज्यसभा पर रहती है। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तुम्हें उसके चंगुल से बचाया है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से अब मुझे लग रहा है कि तुम फिर से उसकी कैद में जाना चाहती हो। खैर छोड़ो ये सारी बातों को, मुझे ये बताओ कि उस फूल को लेने के लिए क्या सोचा है तुमने? क्योंकि हमारी उस फूल के ऊपर बातें हुई थी। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, हमारे आदमी उस आइलैंड पर पहुंच गए हैं और ये देखो। और ये कहते हुए ही दिव्यांशी अब अपने फ़ोन को निकालकर उस पर जो उस फूल की फ़ोटो आई थी उसे अब राजेश्वर पीरामल को दिखा देती है। जैसे ही राजेश्वर पीरामल अब उसके फ़ोन में उस फोटो को देखते हैं तो उस फोटो को देखने के बाद अब राजेश्वर कहता है, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास दिव्यांशी, सिर्फ 7 दिन में ये फूल खिल जाएगा और हमारा बैड लक ये है कि ये सिर्फ 1 दिन के लिए ही खिलता है। इसलिए हमें पूरी प्लानिंग के साथ उस आइलैंड पर जाना होगा। जहाँ एक तरफ राजेश्वर पीरामल अपनी ही प्लानिंग में थे तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठे हुए यशपाल अग्रवाल अभी अपने ही कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि अभी भी यशपाल अग्रवाल इसी ब्लैक पैलेस में थे। वो अपनी कन्फ्यूजन में ही अपना सिर खुजाते हुए ही कहते हैं, ये रोहित का सबकॉन्शियस माइंड कुछ तो सोच रहा है। ये हो क्या रहा है? क्योंकि वो तो पिछले 6 महीने से अपनी कोमा में है, तो फिर उसका दिमाग कितना क्यों सोच रहा है? मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। खैर छोड़ो अब इन सबको, मुझे मेरी प्यारी बेटी आयशा का दिल जो जीतना है, क्योंकि अब एक आयशा ही है जो मेरे मिशन को पूरा करा सकती है। तो कविन अनिका से पहले मुझे अब अपनी जान पर खेलकर अब उस फूल को अपने बच्चे रोहित के लिए लेना है, ताकि उसे होश में लाया जा सके। क्योंकि उस फूल को सूर्या को छोड़ो, सबसे पहले तो उसे रोहित तक देना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही वो होश में आएगा तो फिर आयशा को मुझ पर और भी विश्वास हो जाएगा। तभी तो अनिका गुलेरिया सिर्फ मारवा हाउस से ही नहीं बल्कि राजमहल से भी बाहर हमारी हेल्प कर सकती है। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया हुआ था कि जो
फूल यहाँ पर वो लोग शौर्य के लिए लाने वाले थे, उसे वो यहाँ पर रोहित के लिए लाएगा। उसके दिमाग में भी यहाँ पर जो प्लान चल रहा था वो अनिका को आयशा से अलग करने वाला था। वो भी सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वो अंदर आने के लिए उस शख्स को कहते हैं तो क्योंकि दरवाजे पर यहाँ पर देवराज गुलेरिया खड़ा था, यहाँ पर यशपाल का ये बात सुनकर देवराज गुलेरिया उसके कमरे के अंदर आ जाता है और अब अंदर आने के बाद वो उसके कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। और इधर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं ये दिव्यांशी का क्या करना है। देवराज गुलेरिया की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं वो उतना मैटर नहीं करता है देवराज। वैसे उस फूल को पाने की तैयारी हो गई है क्या? क्यों अभी के लिए तो हमें बस उस फूल के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस बात पर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं हाँ हो गई है तैयारी। इस बार अनिका गुलेरिया और वो नया किंग तो क्या खुद हमारी महारानी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगी। वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम बताओगे? देवराज गुलेरिया की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं इस बार भी एक खेल खेलना होगा, तुम्हें अनिका गुलेरिया के साथ और मुझे आयशा के साथ, क्योंकि हम दोनों अलग अलग ये गेम खेलेंगे। और वैसे भी मैं कहता हूँ ना कि जो काम नफरत नहीं कर सकती वो प्यार कर देता है। ये सुनते ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया अभी अपनी ही सोच में चले जाते हैं। ओके, आखिर यशपाल क्या कहना चाहते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि लगता है कि मुझे अब वही खेल खेलना होगा जो मैंने एक बार राजीव के साथ खेला था।